इस 21वें अलग अलग प्रकार के अवार्ड में हिस्सा लिया है, वो सभी लोगों को मैं नमस्कार करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं ICSI के 21वें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अवार्ड्स के वितरण समारोह में उपस्थित हूं। उस वक्त मैं सबसे पहले एक बात ICSI के लिए कहना चाहता हूं कि आज भारत का ग्रोथ जहां पर पहुंचा है उसमें कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी देश का विकास एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब व्यवस्था पर भरोसा होता है। कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब व्यवस्था की पारदर्शिता पर भरोसा होता है, और कोई इन्वेस्ट तभी करता है जब गवर्नेंस की खराई पर, गवर्नेंस की प्रॉम्प्टनेस पर भरोसा होता है। और ये तीनों काम देश के कंपनी सेक्रेटरीज ने आज तक बहुत अच्छे। और अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल्पना का आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमने आगे करना है। जिसको जब भी समय मिला, मौका मिला, सबने अच्छा काम किया। चलते चलते 75 साल की ये यात्रा यहां तक पहुंची है, और अब समय आ गया है कि सब क्षेत्रों में भारत ने सर्वप्रथम बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, और लक्ष्य को अचीव करने के लिए इस आत्मविश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ जब आगे बढ़ना है, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर समय के साथ साथ जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का सूक्ष्म अध्ययन कर वो बदलाव को अपने काम का हिस्सा बनाकर, स्वभाव बनाकर, और बदलाव को अपनी स्ट्रेंथ में परिवर्तित कर आगे बढ़ने की हमने एक योजना बनानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि ICSI से ज्यादा इस काम कोई अच्छे से कर नहीं सकता। वो आप लोगों के भरोसे पूरा देश आगे। मित्रों, आज दो दृष्टि से, मैं समय की दृष्टि से कहता हूं, क्योंकि 25 साल 50 साल तक 2021-22 के वर्ष को जब देखा जाएगा तब एक बेंचमार्क साल माना जाएगा। इसलिए क्योंकि 25 साल तक दुनिया के अर्थतंत्र का इतिहास 25 साल तक बाद लिखा जाएगा, 50 साल बाद लिखा जाएगा, तो प्री कोरोना और आफ्टर कोरोना एरा के रूप में लिखा जाएगा। दुनिया के अर्थतंत्र के अंदर इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अगर आप उसको ध्यान से, बारीकी से देखते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और उस बदलाव के साथ भारत को अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, और बदलाव के साथ अपनी स्पीड को और स्केल को भी बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करते, इस स्पर्धा में हम टिक नहीं सकते। मगर मुझे पूरा भरोसा कि इस कोरोना कालखंड के अंदर एक और तो हम कोरोना के महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जंग जीतने के रास्ते पर मजबूती के साथ डटे थे, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में भारत सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी अलग अलग क्षेत्र में जो रिफॉर्म करने हैं उस रिफॉर्म पर काम कर रहे थे। उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने विजुलाइज किया था कि कोरोना के बाद स्थिति क्या होगी। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब घंटों तक उन्होंने अपने सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक कर ढेर सारे रिफॉर्म्स करे, और वो रिफॉर्म्स
कोरोना की आफ्टर इफेक्ट्स को ध्यान में रखकर भी करे गए, और कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें हम पिछड़ गए थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां हमने समय के पहले फैसले करने चाहिए थे मगर हम नहीं कर पाए थे, उसको भी उस वक्त करने का काम किया गया। और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया के अर्थतंत्र का आप स्टडी करोगे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आप स्टडी करोगे तो कोरोना के बाद सबसे पहले खड़ा होकर स्पीड के साथ आगे निकलने वाली इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत की है। एक सब तो मैं पूरे भरोसे के साथ से, अभी दीपक जी मुझे कह रहे थे कि 9:30 से 10 तक ग्रोथ रेट आएगा, मेरे को 9:30 मत बोलिए, डबल डिजिट होने वाला है। मैं कहता हूं ये डबल डिजिट। पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने जो बदलाव किए वो बदलाव के अच्छे नतीजे मिले। कोरोना के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई अलग अलग डायमेंशन पर लड़ी गई। पूरी दुनिया में जब कोरोना आया, पूरी दुनिया में जब ये महामारी आई, तब सब लोग सोचते थे भारत जैसे देश के अंदर क्या होगा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, कंपैरिजन में ठीक नहीं, और एक ऐसी महामारी थी जिसकी कोई हमारे पास ना हिस्ट्री थी, ना दवाई थी, ना वैक्सीन था, और उसकी फैलने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई रोक ही नहीं सकता था। मगर हम कंपैरेटिवली बहुत कम नुकसान के साथ कोरोना के बाहर निकलने की शुरुआत होगी, लगभग निकलने की कगार पर। कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी और भारत में सरकार तो लड़ी ही लड़ी, इसके साथ 130 करोड़ लोगों को मोदी जी ने अपने साथ जोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ा। पूरी दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं होगा जहां प्रधानमंत्री के कॉल पर, हेड ऑफ स्टेट के कॉल पर जनता कर्फ्यू, पुलिस की कोई दखल के बगैर पूरे देश में कोई गतिविधि नहीं हुई। इस प्रकार का कोई देश, जनता को लड़ाई के साथ जोड़ने का काम किया, साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन पर काम किया, साइमल्टेनियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया, साइमल्टेनियसली हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव कर हम बहुत अच्छे तरीके से बाहर आए हैं। और आज दुनिया भर में कोरोना के केसेस अलग अलग समय पर अलग अलग देश में बढ़ते घटते दिखते हैं। हम स्टेडीली बाहर आने की दिशा में जा रहे हैं क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन लगभग समाप्त हो गया। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन करना, इसका हिसाब किताब आप तो कंपनी चलाते हैं। एक कंपनी के अंदर भी इतनी परफेक्ट जानकारी रखना बहुत दिक्कत होती है। 130 करोड़ के देश में केरल के अंतिम गांव में हो या लद्दाख के छोर पर हो, कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन लेता है, 30 ही सेकंड में उसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है और राष्ट्रीय रजिस्टर के अंदर, नेशनल रजिस्टर के अंदर दुनिया भर से हमारी कोविन ऐप को सबने मांगा है और हमने देने में कोई झिझक नहीं करी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कोविन ऐप दुनिया के कई देशों को। मित्रों, ये साल जो है दूसरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साल है। ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव का साल है। देश की आजादी को 75 साल इसी वर्ष समाप्त होंगे और मोदी जी ने पूरे देश का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को हम संकल्प के वर्ष के रूप में मनाएं और 75 वर्ष से 100 साल तक जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, जो लोग होंगे व्यवस्था में, उस वक्त शायद हम हो सकता है हम दुनिया में भी नहीं, परंतु जो लोग भी शताब्दी मनाते होंगे उस वक्त 75 साल से 100 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में देश ने पुरुषार्थ करने के लिए मनाना चाहिए। आजादी के अमृत वर्ष को संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का मतलब क्या है? हर क्षेत्र में देश के लक्ष्य तय करने, हर क्षेत्र के अंदर हमारे गोल सुनिश्चित करने, हमारे लक्ष्य सिद्ध करने के लिए एक रोड मैप बनाना है, एक समयबद्ध रोड मैप बनाना है
और इसके लिए तैयारी कर लक्ष्य की सिद्धि की ओर जाना है। संकल्प से सिद्धि की यात्रा का नाम है आजादी का अमृत काल। जब हर क्षेत्र के अंदर हमारे लक्ष्य तय करने हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी लक्ष्य तय करने। मेरा ICSI को और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी है, मेरा बहुत संपर्क नहीं है, मगर जितनी भी बातचीत हुई उसमें उत्साह तो बहुत है। मेरा इन लोगों को आग्रह रहेगा कि ICSI में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लक्ष्य तय करने चाहिए, उसका रोड मैप भी तय, क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं करेंगे उस पर आगे बढ़ना असंभव है। और मित्रों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत और जिस प्रकार के नीतिगत बदलाव इस देश में हुए हैं, मैं बिल्कुल विजुलाइज कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में उत्पादन का हब भारत बनने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत बनने वाला है। और इस वक्त हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत करेंगे, इतने ही इन्वेस्टमेंट आने के अंदर सरलता रहेगी। इन्वेस्टर का भरोसा भी इतना ही बढ़ेगा, शेयर होल्डर का भरोसा भी व्यवस्था पर इतना ही बढ़ेगा, और सरकार का कंपनियों पर भरोसा तभी बढ़ेगा। मित्रों, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा उसका सेव करने वाले जो लोग होते हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और कॉर्पोरेट कल्चर को आने वाली चुनौतियां और आने वाले मौके दोनों के लिए हम तैयार करें और देश के विकास के अंदर करें। यहां बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे। कंपनी सेक्रेटरी की जॉब को एक जॉब न मत ली। जिस प्रकार से डॉक्टर की जॉब नहीं होती, वो पेशेंट के स्वास्थ्य की चिंता करती है, इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए होता है। आप लोगों के हाथ में कंपनी का स्वास्थ्य होता है, आपने बैलेंस बनाना है। एक और बोर्ड की बोनाफाइड मिस्टेक को कानूनी रास्ता भी दिखाना है, दूसरी ओर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के हित को भी ध्यान में रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तीसरी ओर सरकार के सभी कॉम्प्लायंसेस के लिए भी बोर्ड के अंदर जागरूकता लाना। ये तीनों काम अगर आप बैलेंस से करते हो तो ही कंपनी की स्वास्थ्य, कंपनी की हेल्थ अच्छी रहेगी। और मुझे लगता है कि आप लोग जब अभी एज अ स्टूडेंट यहां पर बैठे हो, तब आपको ये तय कर लेना चाहिए कि एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी कैसा होता है, वो बनने का मैं हमेशा प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके प्रयास से ही देश के अर्थतंत्र के अंदर हम जो चाहते हैं वो लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों में देश में बहुत सारे क्षेत्र के अंदर बदलाव हुए हैं। भारत ने 2014 में प्रधानमंत्री जी के कार्यभार संभालने के बाद बहुत सारे बदलाव आपके क्षेत्र के अंदर भी हुए। 2015, 17, 19 और 20 इसमें एक्ट में बहुत सारे बदलाव करे गए और पिनल प्रोविजन को बहुत कम कर दिया गया। 81 जगह पे पिनल प्रोविजन को हटाकर पेनल्टी को डाल दिया गया। और इसके साथ साथ जो व्यवस्था की है, इन हाउस मैकेनिज्म स्थापित करने की व्यवस्था को भी कानूनी स्वरूप दिया गया। जब इन हाउस मैकेनिज्म स्थापित करने की व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देते हैं, तब सरकार आप पर भरोसा करे, कंपनी सेक्रेटरी पर भरोसा करे। सरकार अपने अधिकार आपको दे रही है और आपका दायित्व है कि कंपनी इन हाउस मैकेनिज्म की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, वो कंपनी निभाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ढेर सारे जो बदलाव 2000 कंपनी एक्ट 2013 था, उसमें बहुत सारे टेक्निकल डिफॉल्ट्स के लिए भी पिनल प्रोविजन था और ये सारे अब इसमें से डिक्रिमिनलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मगर सरकार की जिम्मेदारी इससे कम होती है, आपकी जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है।
इसलिए आपको जागरूकता के साथ सरकार के भरोसे को जमीन पर उतारने का काम करना है। मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, कॉर्पोरेट्स के मार्गदर्शन हो, सेक्रेटेरिएट मानांक हो, ऑडिटिंग हो, हर चीज को बारीकी से आपको देखना। और एक वॉचडॉग तो नहीं कह सकता, मगर मुझे कोई दूसरा शब्द भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए एक जागरूक प्रहरी की भूमिका निभाते हुए कंपनी के कामकाज को अच्छी तरीके से कानूनी दायरे में चले, इस प्रकार से आपने चलाना है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस भी देश के सामने आने वाले, और ये चैलेंजेस को मीट करने के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने ढेर सारे परिवर्तन किए हैं और लगभग भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र को चलाने के लिए कानूनों में 360 डिग्री परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन के साथ अपने आप को साँचे में ढालने के लिए कुछ परिवर्तन तो 2020 में भी साँचे में ढालने के लिए इंस्टीट्यूट ने ढेर सारी ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हाथ में ले लिए। ट्रेनिंग के प्रोग्राम से जो नए कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनको काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि जब कानून बदलता है तब कानून बदलते हुए कानून के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ता है और अपने काम में भी बदलाव लाना पड़ता है। मित्रों, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और शेयर होल्डर के अधिकार ये सुनिश्चित करना हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे। मित्रों, पूरी दुनिया में ESG बेंचमार्क से एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट नियमों के आधार पर ये ESG बेंचमार्क के साथ यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं वो और जो कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं वो सभी ने अपने आप को मैच करना पड़ेगा और ESG बेंचमार्क को हमारा स्वभाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बहुत जरूरी है। अब कंपनी अच्छी वो ही मानी जाएगी जिसका कार्बन का अकाउंट भी कंपनी सेक्रेटरी लिखता है। कंपनी वो ही अच्छी मानी जाएगी जो मुनाफे के साथ साथ कार्बन को कंट्रोल करेगी, वो ही कंपनी अच्छी मानी। कंपनी वो ही अच्छी मानी जाएगी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से स्पिरिट के साथ समाज में बदलाव के लिए अप्लाई करे, और कंपनी वो ही अच्छी मानी जाएगी जो कानून के हिसाब से चले। ये तीनों बेंचमार्क को कंपनी सेक्रेटरी ने अपने काम के अंदर, स्वभाव के अंदर और काम के स्वभाव के अंदर भी आगे उसको स्वीकारना भी पड़ेगा और इसके हिसाब से चलने की भी हमें आदत डालनी पड़ेगी। मित्रों, कोरोना कालखंड के अंदर मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। मैं कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा। लगभग हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बहुत नीतिगत फैसले लिए और वो नीतिगत फैसले आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छा एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट का भारत में बनाने वाली है। आत्मनिर्भर भारत 1, 2, 3 और 4 ये चारों घोषणाओं के अंदर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट को आकृष्ट करने वाला मटेरियल पड़ा है। PLI स्कीम जो 13 लाए, इसके अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के प्रोत्साहन दिए हैं। डिस्कॉम में 90,000 रुपया नया डालकर पूरे डिस्कॉम की दुनिया को रेगुलराइज करने का हमने प्रयास किया है। माइंस के अंदर भी, माइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बदलाव की है। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको समाप्त कर दिया है। विभिन्न खनिजों को लिए एक ही सूचकांक, एक ही सेंसेक्स बनाने का काम किया है। खनन के जो लीज थी उसके स्टैम्प शुल्क को भी डिजिटलाइज करने का काम किया है। कॉमर्शियल माइनिंग की शुरुआत भी हुई है। कोयला के क्षेत्र में भी ढेर सारे बदलाव कर कोयला जल्दी से जल्दी जमीन के बाहर आ जाए। जब कोयला जलाने पर प्रतिबंध हो, इसके पहले भारत का सभी कोयला जल चुका हो, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने करी है। नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई है
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है। स्टेट्स एसेट को अधिग्रहित कर वो आगे बढ़ेगी। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। रक्षा के उत्पादन के अंदर, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया है। सिविल एविएशन में भी एमआरओ के लिए भारत ग्लोबल हब बने, इसके लिए ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। नए नए एयरपोर्ट बनाने का भी काम बहुत तेजी से चालू हो रहा है। इसके कारण ही कोरोना के बाद हमारे देश में इकोनॉमी की रिकवरी दुनिया में सबसे फास्ट है। और मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं कि 2022 का मार्च 2022 में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेंगे, इसमें मेरे मन में कोई अगर ये सारी बातें हुई, इसको एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो आप नहीं, और उसके लिए आईसीएसआई ने भी एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरह चलने की जगह इस बदलाव को संस्थागत करने के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आपके काम में भी नए नए डायमेंशन आपने सोचा। ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, उनको काम दीजिए, वो बहुत सारे सुझाव आपको भेजेंगे। और जहां तक अब ट्रेनिंग का सवाल है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग के खर्चे करेंगे। अब सब कुछ दुनिया में ऑनलाइन चलता है, भारत में भी ऑनलाइन चलता है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन रख सकते हो, एक कानूनी सलाह केंद्र भी खोल सकते हो, वो भी ऑनलाइन, ढेर सारी चीजें हो सकती है। और मैं मानता हूं कि फंक्शन के लिए एसोसिएशन न बने, अवार्ड्स के लिए न बने, क्षेत्र में सुधार के लिए भी आगे आना पड़ेगा। कि और आप जरूर करोगे, मुझे भरोसा है, ऐसा नहीं है, शायद करते भी होंगे, क्योंकि मेरा आपके काम का बहुत इतना डिटेल स्टडी भी नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है कि बदली हुई परिस्थिति में हमने भी हमारे काम को बदलना पड़ेगा। मित्रों, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या एनवायरमेंट के सारे पैरामीटर्स हो, भारत ने ये 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी महंगाई की दर भी लगभग 6% से नीचे रखने का लक्ष्य था, आज 4.5 है। एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एफडीआई भी बहुत अच्छा है। और बैंकिंग के क्षेत्र में भी दीपक भाई यहाँ बैठे ही थे, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके भी अच्छे नतीजे होंगे। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने कॉर्पोरेट जगत के साथ जुड़े हुए लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न हमें सिद्ध करना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य जो हमारा है, उसको भी सिद्ध करना है। और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ संकल्प लेकर आजादी की समाप्ति तो शताब्दी जब हो, तब ये संकल्पों को सिद्ध कर देश को दुनिया में सर्वप्रथम स्थान पर रखने का मुझे पूरा भरोसा है। आईसीएसआई का जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में भी देश के अर्थतंत्र को गति देने में आईसीएसआई का कंट्रीब्यूशन, देश की कंपनी सेक्रेटरीज का कंट्रीब्यूशन इतना ही रहेगा, बल्कि और स्पष्ट दिशा वाला होगा, इसका मुझे भरोसा है। आज जिन लोगों ने ये अवार्ड्स के लिए प्रयास भी किया है और जिन लोगों को अवार्ड मिलने वाले हैं, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि अवार्ड एक्नॉलेजमेंट भी होता है और अवार्ड प्रेरणा भी होता है। जिसको मिलता है, इसके अच्छे काम का एक्नॉलेजमेंट होता है, और जिनको भविष्य में मिलना है, उसके लिए वो प्रेरणा का स्थान बनता है। तो ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए। तो आज जिन को अवार्ड मिलेगा और जिन सभी लोगों ने, प्रतिस्पर्धियों ने इसमें हिस्सा लिया है, सभी को मैं शुभकामना देकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।